Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the new chapter agriculture. This is chapter number 4 of class 10th. Let's begin. देखो, एग्रीकल्चर समझने से पहले एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझते हैं. जैसे कि सबसे पहला वर्ड होता है एग्रीकल्चर. देखो, एग्रीकल्चर इज़ अ लैटिन वर्ड जिसमें एग्री का मीनिंग होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन. ठीक है, यानी खेती करना. ठीक है, कटिंग करना, बोना, ये कल्टीवेशन में आता है. ठीक है, तो एग्री मीन्स क्या हो गया कि सॉइल कल्टीवेशन, सॉइल में कल्टीवेशन करना. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन एंड द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. तो एग्रीकल्चर में एक और चीज़ आ गई है. अब कल्टीवेशन तो होता ही है, लेकिन ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगई for food, fiber and biofuel, medicinal plants and other products used to sustain and enhance life. तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कल्टीवेशन आता है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स आता है, प्लांट्स को उगाया जाता है, फंगी को उगाया जाता है, फॉर फूड फाइबर्स उगाए जाते हैं. फाइबर्स में क्या आता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया. ठीक है, बायोफ्यूल्स बहुत सारे उगाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एज टू इनहेंस आवर लाइफ, हमारी लाइफ को इनहेंस करने के लिए. ठीक है, तो ये है एग्रीकल्चर. तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आज हम पढ़ेंगे उनमें कुछ ये वर्ड्स हैं. प्रिमिटिव सबस्टांस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबस्टांस फार्मिंग क्या होता है, इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी तुम समझ लो. प्रिमिटिव सबस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर फार्मिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स. जो पुराने टूल्स हैं, ठीक है, पुराने टूल्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है. जैसे कि हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स का यूज़ किया जाता है और फैमिली या कम्युनिटी लेबर्स का यूज़ किया जाता है फॉर फार्मिंग प्रोसेसेस. ठीक है, तुम एक बात समझ लो कि ये छोटे लैंड पे होता है. प्रिमिटिव सबस्टेंस फार्मिंग होता है छोटे लैंड पे. ठीक है, इंटेंसिव सबस्टेंस फार्मिंग होती है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसे कहा जाता है इंटेंसिव सबस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, और डिटेल में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे आज. और हम समझेंगे आज प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इज़ अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल क्रॉप वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट. प्लांटेशन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग बेसिकली एक कमर्शियल क्रॉप है. कमर्शियल मतलब जो कि सिर्फ सेल आउट करने के लिए, मार्केट्स में बेचने के लिए यूज़ की जाती है और इससे हम प्रॉफिट कमाते हैं. ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास 8th में तुमने ये पढ़ा होगा, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें. एग्री प्लस कल्चर, ठीक है, उसके बाद सैरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर. ये कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट. एग्री मीन्स सॉइल, सहरी मीन्स यहाँ पर सिल्क वॉर्म की बात हो रही है, पिस्सी मतलब फिश की बात होगी, विटी मतलब होगी क्रॉप्स. ठीक है, और हॉर्टिकल्चर हमारा ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक्स, इट इज़ कॉल्ड द फार्मिंग. ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, इज़ द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल. साइंस है, आर्ट है, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना, और रियरिंग लाइव स्टॉक्स, पशुपालन. ठीक है, रियरिंग का मतलब होता है पालना. सेरिकल्चर मीन्स कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है ताकि उनसे कुछ ना कुछ इनकम ली जाए, क्योंकि जो सिल्क है, सिल्क का कपड़ा बनता है, वो सिल्क वॉर्म की हेल्प से ही बनता है. अगला है पिसिकल्चर. पिसिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश. इसमें क्या करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश करते हैं. ठीक है, इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जहाँ पर फिश को पाला जाता है और फिश फार्मिंग होती है ये. ठीक है, अगला है विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर इज़ द ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस. यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या
स्कोप है और किस तरीके का एग्रीकल्चर है। इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, यानी कि अराउंड पहले 70% के करीब था, अब ये 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो अराउंड 65 to 67% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में आज भी काम कर रही है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड डेट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करने के लिए जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। इसमें हम समझेंगे कि बहुत सारे फूड ग्रेन्स के अलावा भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कपड़ा इज़ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे। वहाँ पहले क्या होता है, कॉटन को उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चर की हेल्प से, और उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर आल्सो एक्सपोर्टेड। बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ फार्मिंग समझते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग होती हैं। तो देखो, बेसिकली 3 टाइप की फार्मिंग होती है। पहली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और तीसरी कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। देखो, एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर को बहुत सालों से किया जा रहा है, बहुत साल हो चुके हैं। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। देखो, बहुत सालों से एग्रीकल्चर की जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। कल्टीवेशन की मेथड्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी हैं, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या क्या चेंजेस आए हैं इसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। तो ये 3 टाइप के फार्मिंग प्रैक्टिस किए जाते हैं पूरी इंडिया के अंदर। 3 टाइप की फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है और कमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग कह लो या सब्सटेंस फार्मिंग कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहली है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, या प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? प्रिमिटिव का मीनिंग होता है प्राचीन या प्राथमिक, ठीक है। प्राचीन यानी बहुत पुराना, और प्राथमिक का होता है जो सबसे पहले यूज़ किया जाता है। प्रिमिटिव का 2 मीनिंग होता है, तो याद रख लेना। इसका यहाँ पर मीनिंग है प्राचीन, ठीक है। तो जैसे पुराने समय में जैसे यूज़ होती थी उसी तरीके के टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इस टाइप के मेथड में, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर, ठीक है, सब्सटेंस एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। तो ये छोटे पैच ऑफ लैंड पे होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि पुराने जो टूल्स होते थे, पुराने ज़माने के जो टूल्स होते थे उनका यूज़ करके कहाँ पर होता है? स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे। तो याद रख लेना, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर किस पे होता है? स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स। कौन से टूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग? टूल्स विच आर यूज बेसिकली ट्रेडिशनली लाइक हॉ, डव एंड डिगिंग स्टिक। तो ये देखो, कस्सी है, ये काटने की दराती है, और ये जो डिगिंग खोदने के लिए यूज़ की जाती थी वो है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रिमिटिव टूल्स, पुराने बेसिक ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है फार्मिंग में। मोस्टली ओनली फैमिली लेबर्स आर यूज्ड इन दिस फार्मिंग। केवल और केवल फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही यूज़ होते हैं इस टाइप की फार्मिंग में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? मानसून, यानी कि बारिश पे डिपेंड करता है, ठीक है, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अपने आप जो फर्टिलिटी बन रही है। मतलब देखो, इसमें कुछ भी आज का यूज़ नहीं हो रहा, फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते ये लोग क्या करते हैं? मैन्योर्स को यूज़ करते हैं। और पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ये मानसून पे डिपेंडेंट है। सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो ये बेसिकली नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस टाइप की फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर, कि नेचर उसे क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। व्हेन द सॉइल
फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट टू अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, जब भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो जो फार्मर्स होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पे। ठीक है, तो ये थे हमारी प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये क्या है? ये एक टाइप है तुम्हारा प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग का। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है? देखो, स्लैश का मतलब होता है तोड़ना और बर्न का मतलब होता है उसके बाद जला देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जंगल को साफ़ किया जाता है। साफ़ करने का मतलब उससे पहले काटा जाता है और उसके बाद वहाँ पर सारा कुछ जला दिया जाता है, वो जो लकड़ी है उसको जला दिया जाता है और फिर उस पर खेती होती है। तो इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब तोड़ना और बर्न मतलब उसे जला देना। ठीक है, फार्मर्स क्लीन अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। इसमें क्या करते हैं ये फार्मर्स? एक पैच ऑफ लैंड को, एक ज़मीन के हिस्से को क्लियर करते हैं काट कर और जलाकर, और उस पर फिर दाल या कुछ फूड क्रॉप्स उगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फार्मर शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड पर। ठीक है, जैसे देखो कुछ समय तक उन्होंने खेती करी उस लैंड पे, क्योंकि ये नेचुरल वे है, क्योंकि मैंने बताया ना ये किसका पार्ट है, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग का। तो नेचुरल वे से जो भी खेती होती है जब तक, क्योंकि ये लोग मैन्योर का तो फर्टिलाइज़र का यूज़ तो कर नहीं रहे, ठीक है, नेचुरल तरीके से ही उगा रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ समय बाद सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, सॉइल के अंदर जितनी भी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या करते हैं, फिर ये वो वाला लैंड छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जैसे ही ये लोग शिफ्ट करेंगे तो ये जो ज़मीन है जो बंजर हो चुकी है, अब ये धीरे धीरे करके वापस से अपनी फर्टिलिटी धीरे धीरे करके वापस ले लेगी। ठीक है, रिप्लेनिश द फर्टिलिटी का, रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा वापस ले लेना। ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर क्या ज़्यादा खेती हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वे का यूज़ किया जा रहा है, कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी बहुत कम होती, सॉरी फर्टिलिटी तो होती है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जा रहा। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बहुत सारे नाम हैं और हर जगह उसे अलग तरीके से अलग नाम से जाना जाता है। उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो ये देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया हुआ है, कोई भी खेत है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जला देते हैं और उसके बाद इस तरीके से ये खेत बना लेते हैं ये लोग, और उसके बाद जैसे ही फर्टिलिटी ख़त्म होती है तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे लैंड पे चले जाते हैं। तो देखो जो ये नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया कहाँ पर क्या नाम बोला जाता है स्लैश एंड बर्न को। देखो जैसे कि अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाओ, आसाम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड में, तो वहाँ पर इसे बोला जाता है झूमिंग फार्मिंग। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, झूमिंग फार्मिंग। मणिपुर में जाओगे तो इसे बोला जाएगा पैमलो। और छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा, छत्तीसगढ़ या इंडमार के पार्ट्स में डीपा। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश में इसे बोला जाता है मेवाड़ और दैया। आंध्र प्रदेश में इसे बोला जाता है पोडू या पेंडा। उड़ीसा में इसे बोला जाता है पामादाबी और कोमा और ब्रिंगा। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में से वालरे या वालत्रे बोलते हैं। हिमालय बेल्ट में से खिल बोलते हैं। झारखंड में से कुरुवा बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये नाम याद रख लेने। तो झूमिंग फार्मिंग वर्ल्ड में जो देखो, झूमिंग फार्मिंग नॉर्थ ईस्टर्न में बड़ा फेमस नाम है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही होती है, तो इसे झूमिंग फार्मिंग के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग। तो झूमिंग फार्मिंग के और क्या क्या नाम है पूरे दुनिया में जहाँ पर होती है ये झूमिंग फार्मिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ होता है, जैसे वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका वाले पार्ट में इसे बोलते हैं मसोले, इंडोनेशिया में बोलते हैं लद्दाख, वियतनाम में रे, और मेक्सिको में मिल्पा, या साउथ अमेरिका में भी मिल्पा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें नाम याद रख लेने, ये आ जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में।
अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप है हमारी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग देखो, प्रिमिटिव में क्या हो रहा था, प्राचीन टूल्स का, पुराने ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और अच्छे टूल्स का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टाइप ऑफ इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये फार्मिंग यूज़ की होती है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो ये बेसिकली कहाँ होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब वाले एरिया में। ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी इसमें लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, याद रख लेना। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या हो रहा था, केवल और केवल फैमिली मेम्बर्स का यूज़ करके ही खेती हो रही थी। वेयर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, देखो हाई केमिकल और बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, बेटर इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन्हें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का मतलब है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का, और अच्छा इरिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्यूबवेल्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है, ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके, हायर आउटपुट मिल सके। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की, तो जैसे तुम्हें मैंने बताया था लास्ट टाइम पर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने बताया था ना तुम्हें। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता था, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता था, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, और मॉडर्न केमिकल इनपुट्स इरिगेशन का यूज़ किया जाता था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो वो किस टाइप की फार्मिंग होती है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, जहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न केमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, इरिगेशंस का यूज़ किया जाता है, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। द पर हेक्टर यील्ड इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं एक साल के अंदर। ठीक है, अगला है हमारा, इस इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग को ही बोला जाता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो विच फार्मिंग इज नोन एज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लेडिंग टू द डिवीजन। राइट ऑफ इनहेरिटेंस देखो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में होता है, इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं तो बहुत बड़े लैंड होते हैं, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी खेती में ही डाल दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। और इससे क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस लेडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस। तो ज़मीन क्या है, देखो बहुत बड़ी ज़मीन है, तो वो अगर बहुत बड़ी ज़मीन होती है तो बहुत ज़्यादा खेती होती है उस पर, तो उसके बच्चों को भी वही ज़मीन मिलेगी, उसके बच्चों को भी। तो ये क्या होता है, खेती का सिस्टम बना रहता है, ज़िंदगी भर खेती चलती रहती है। तो क्या होता है, इससे डिवीजन होता है लैंड का अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक है, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये डिवीजन हो जाता है ज़मीन का। इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो कम होता जाएगा। ठीक है, लैंड देखो, अब एक बात समझो, जैसे 100 एकड़ ज़मीन है, अभी एक आदमी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़के हैं, तो अब दोनों के पास कितनी आ गई, 50 एकड़ 50 एकड़। उसके बाद इन दोनों के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, तो इसके पास 25-25। तो क्या हो रहा है, देखो जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, द फार्मर कंटिन्यूज टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है तो उन्हें उसी ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट लेना होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये कौन सी खेती करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटे लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकें। उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके, क्योंकि ज़मीन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, देयर इज़ अ एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है,
क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्यों होती है? देखो, कमर्शियल फार्मिंग का मीनिंग होता है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा सके, बेचने के लिए यूज़ की जा सके। ठीक है, तो कमर्शियल के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द हायर डोसेज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। क्या होता है, अगर आपको कमर्शियल फार्मिंग करनी है, यानी आपको सिर्फ बेचने के लिए खेती करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लेना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए क्या करना होगा? मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करना होगा। मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या चीज़ आती है? HYV सीड्स आती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वो उगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच पाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to the another region। जो ये commercialization होता है एग्रीकल्चर का, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में डिफ़र करता है। जैसे कि कहीं कोई चीज़ कोई मतलब कोई क्रॉप अगर तुम उगा रहे हो तो किसी एक रीजन में वो कमर्शियल क्रॉप हो सकती है, कहीं वो सब्सिस्टेंस क्रॉप भी हो सकती है। सब्सिस्टेंस क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप में क्या डिफरेंस? सब्सिस्टेंस क्रॉप वो क्रॉप होती है जो इंसान अपने लिए उगाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ताकि वो अपने फैमिली को पाल सके, उसके लिए उगाने वाली क्रॉप को बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्रॉप। और जो कमर्शियल क्रॉप होती है वो उगाता है इंसान बेचने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जैसे कि राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। हरियाणा में राइस उगाई जाती है एज अ कमर्शियल क्रॉप, जबकि उड़ीसा के अंदर, वेयर इज इन द उड़ीसा, इट इज़ द सब्सिस्टेंस क्रॉप। उड़ीसा में ये क्या है? सब्सिस्टेंस क्रॉप है, वहाँ पर खाने के लिए उगाते हैं लोग, अपने लिए सिर्फ। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्रॉप सेल आउट करने के लिए नहीं होती है, वेयर एज कमर्शियल क्रॉप सिर्फ और सिर्फ सेल आउट करने के लिए होती है, बेचने के लिए होती है। कमर्शियल क्रॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, या प्लांटेशन भी कहते हैं इसे। प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही क्रॉप को उगाना एक जमीन के ऊपर क्या कहलाता है? प्लांटेशन कहलाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन के अंदर दोनों इंटरफेस होते हैं, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी, यानी वो इंडस्ट्री के लिए उगाया जाता है और एग्रीकल्चर हो रहा है, इसलिए इसके अंदर दोनों इंटरफेस है। प्लांटेशन कवर्स द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ज़मीन जो है प्लांटेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स हैं, मतलब पहले पैसा खर्च किया जाता है बीज में। ठीक है, अच्छी मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ किया जाता है, पहले स्टार्टिंग में पैसा खर्च किया जाता है। और वहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाहर से लेबर बुलाई जाती है। माइग्रेंट लेबर कौन सी होती है? जो प्रवासी मजदूर आजकल दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सब माइग्रेंट लेबर है। तो माइग्रेंट लेबर का यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि कम पैसा खर्च हो, क्योंकि माइग्रेंट लेबर को कम सैलरी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा देनी पड़ती है सैलरी। तो माइग्रेंट लेबर का यूज़ किया जाता है प्लांटेशन में। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स में उगाया जाता है वो एज अ रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसमें? टी, कॉफ़ी, चाय पत्ती उगाई जाती है, कॉफ़ी की बीन्स उगाए जाते हैं, रबड़ की खेती होती है, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो टी कहाँ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल इन। ठीक है, तो टी कहाँ उगाई जाती है? आसाम में, और नॉर्थ बंगाल कौन सा एरिया है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग टी सुना होगा तुमने। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये सब उगती है आसाम में और दार्जिलिंग में। कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? कर्नाटका में। आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। तो कर्नाटका में सबसे लीडिंग स्टेट कौन है कॉफ़ी का? तो कर्नाटका है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट। तो जो देखो कमर्शियल फार्मिंग क्यों हो रही है? फॉर द मार्केट पर्पस। A well-developed network of transportation and communication connecting the plantation area, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. देखो
अगर आपको प्लांटेशन करनी है तो आपके पास मार्केट चाहिए आपको, तो मार्केट के लिए पहले चाहिए आपको कनेक्टिविटी, खेतों से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्लांटेशन एरिया तक, ताकि खेतों से सीधा डायरेक्ट मार्केट तक वो सामान पहुंच सके। और इसमें ठीक है, तो ताकि अगर वो कनेक्टिविटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान आसानी से मार्केट्स तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, प्लांटेशन के अंदर। ठीक है, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट तक सामान पहुंचाने में। फिर इंडस्ट्री में उसे प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है और उसके बाद मार्केट्स में सेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम कुछ क्रॉप पैटर्न्स के बारे में समझेंगे और क्रॉप्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या क्रॉप्स के लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है उगाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।